नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 9th ऑफ लेवल 1 वीटीएस ज्योग्राफी। ठीक है, वी वर कवरिंग दिस 11th क्लास एनसीईआरटी एंड वी हैव कवर्ड टिल दिस पॉइंट प्रेशर एंड बिल्ड बिंड। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं हम जल्दी से। एक किताब कंक्लूडिंग स्टेज पे आने वाली है। द वेलोसिटी ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेज। द विंड इन दिस वो हम सब देख चुके हैं। व्हेन आइसोबार स्ट्रेट and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar. समझ में आ रहा है? When isobars are parallel, when isobar is straight and when there is no friction, कोई friction है ही नहीं, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind flows parallel to the isobar. ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं। चलो, आइसोबार के पैरेलल पे जा रही है विंड अगर कोई भी उसको फ्रिक्शन वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं बाकी के। ये सब देखो, डायरेक्शन देख लेना। जो अभी बताया है कि जो जैसे साइक्लोन का प्रेशर होता है बीच में लो, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन होती है और उसकी डायरेक्शन भी लिखी है। हाँ, नदर्न हेमिस्फीयर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, उसका उल्टा हो जाता है। साइक्लोन जैसे हमने बताया था, साइक्लोन का मतलब लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर के पास कहीं ना कहीं से एयर आ रही होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से एयर आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ की हाई प्रेशर रहा होगा, वहां से एयर आ रहा होगा, तब जब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपने राइट डायरेक्शन में नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इट विल बिकम फर्दर, इट विल बिकम लाइक दिस। लो प्रेशर जोन में ऐसे करके ये ऐसे जाने लगा, ऐसे जाने लगा। दिस इज ओनली साइक्लोन, राइट? सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सब साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमने सब समझ लिया है, समझ लिया। ये क्या है? हाँ, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के प्रोपोर्शनलिटी में होता है कोरियोलिस फोर्स, 0 डिग्री पे 0 होता है। डोल्ट्रम ने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। लाइन टू लाइन बता रहा हूँ आपको ये सब चीजें, आप ऐसा ना तो स्किप कर रहा हूँ। आगे वाली किताबों में बहुत स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम स्किप करने का चांस है ही नहीं, है ना। सो वट एवर आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स, जो ऐसे ऐसे जाते हैं। अब ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ट्रेड विंड्स होती हैं। ट्रेड विंड्स आपको पता है, वेस्टर्लीज इनको बोलते हैं, इनको ईस्टर्लीज भी बोला जाता है, ईस्टर्लीज, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट, है ना। ये वेस्टर्लीज हो गई, ये पोरल ईस्टर्लीज हो गई। साउथ पे तो, जो पोलर पे तो हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे सबसाइड होगा। यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे अप बढ़ जाती है, फिर ये डाउन आती है। तो जो ये सेल बन रही है, मतलब कि जो ऐसे ऐसे करके एक ऐसा उठा, ऐसा गया, फिर इक्वेटर पे वापस आ गया। दिस सेल इज सो कॉल्ड हेडली सेल। हेडली आदमी कोई रहे होंगे जिसने भी इसको डिस्कवर किया होगा। दिस इज सो कॉल्ड, दूसरी वाली फेरल सेल, और दिस इज टर्म्ड एज पोलर सेल। ठीक है, HFP, HFP याद रखना। ठीक है, नाउ चलो ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, ये आपको एक बार नजर मारनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है ITCZ। द एयर एट ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन राइजेस बिकॉज ऑफ द कन्वे। एक तरीके से बस यही मानो, जैसे कि जो इक्वेटर होता है वहां पे तो पोल है नहीं, है ना। वहां पे तो ये जो पूरा जो पोल नहीं, जो इक्वेटर पे है वहां पे तो आइसोबार ऐसा पैरेलल तो है नहीं। यहाँ पे तो कुछ जनरली ये माना जाता है यहाँ पे एयर मिल रही है। बट व्हाट हैपेंस इज कि इक्वेटर तो आगे पीछे मूव नहीं करता है ना। कल को अगर मान लो यहाँ पे सन यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी तो मान लो यहाँ पे, तब तो मैं बोल दे रहा हूँ कि चलो यहाँ पे ये विंड ऐसे आ रही है, लेकिन कल को सन यहाँ पे हुआ, तो ये जो जहां पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, ये लाइन शिफ्ट होती जाती है ऐसे ऐसे करके। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उनको बोलते हैं। अभी के तौर पे बस यही समझो, ठीक है। ITCZ वही होता है, जैसे जैसे अपरेंट सन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये इक्वेटर वाली जो 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 पोजीशन ऑफ आइसोबार्स है, वो कैसे कैसे ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही है, वो मूव करती है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, तो द विंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन। ठीक है, यही जो ITCZ होता है, ये जो मैं इक्वेटर पे आपको बोला था कन्वर्जेंस ऑफ लो प्रेशर होता है, वो यही है। जो ट्रॉपिक्स से जो कन्वर्जेंस होता है वो यहीं पे होता है, इस लो प्रेशर जोन में। इट गेट्स मूवमेंट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस सन मूवमेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा पढ़ना है। हेडली वेडली सेल मैंने जो आपको बताया, ये थोड़ा एक बार नजर मार लेना, है ना। बाकी और क्या बचता है इस चैप्टर में? सीजनल विंड, वो हमने आपको बताई है कि जैसे लू होता है अपना, है ना। लू छोटी, जैसे विंड्स हैं, विंड्स मीन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये कहीं कहीं पे अलग अलग डायरेक्शन में चलती रहती है, कोई हॉट कोई कोल्ड, तो इनको सीजनल विंड बोलते हैं। जैसे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लू चलती है, दैट इज हॉट विंड, है ना।
ऐसी लोकल विंड्स होती हैं, डिफरेंसेस इन द हीटिंग और कूलिंग, जहां पे भी थोड़ी भी जगह पे हो गया तो बस वहां पे प्रेशर डिफरेंस आएगा, रीजनल विंड्स और लोकल विंड्स बन जाती हैं। ठीक, या आप गूगल इनका अगर करना हो तो कर लेना, जैसे चिनूक वगैरह, ये सब नाम थोड़ा वनडे टाइप के एग्जाम्स में आते हैं, इनकी अगर लिस्ट कहीं से मिल जाए पढ़ लेना। ठीक है, चिनूक एंड मिस्ट्रल वगैरह ये सब होती हैं, 6th क्लास की एक्चुअली एनसीईआरटी में दे रखी है, तो दैट इज नॉट बीइंग कवर्ड हियर, वरना बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, 2 साल में कवर नहीं हो पाएगा। लैंड और सी ब्रीजेस क्या होता है? As explained earlier, the land and sea absorb the transfer heat differently. ठीक है, देखो क्या क्या होता है, सी ब्रीज समझते हैं। सी ब्रीज, जब भी कभी ऐसे नाम आए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसका मतलब क्या होता है? सी ब्रीज जब भी आया तो दैट मीन द एयर कमिंग फ्रॉम सी। लैंड ब्रीज इफ यू आर रीडिंग देन एयर कमिंग फ्रॉम लैंड, इसका मतलब हम समझते हैं क्या होता है। ओवर द लैंड, जैसे ड्यूरिंग द डे क्या होता है, द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी। हमने बताया था कि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू ओशियन, एज कंपेयर टू सी। देयरफॉर ओवर द लैंड व्हाट हैपेंस इज द एयर राइसेस and giving the air rises. Therefore, over the land, the air rises, giving rise to a low pressure area, whereas the sea is relatively cool and the pressure over the sea is relatively high. Thus, pressure gradient from sea to land is created. Pressure gradient का मतलब pressure difference बन जाता है, ठीक है? And wind blows from the sea to land as the sea breeze. Understand this? दिन का टाइम है, ये डे टाइम है ना? यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा, यहाँ से गर्म हवा जो होती है ऊपर उठने लगती है क्योंकि हल्की हो जाती है, ठीक है? इट मूव्स अपवर्ड्स, ठीक है? अब अपवर्ड्स आ रहा तो यहाँ पे एक तरीके से वैक्यूम बन गया, वैक्यूम, है ना? ये दूसरा ऐसा सोचो कि जब ये अपवर्ड्स जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं तो सबसाइड होगी जाके, तो देखती है हाई प्रेशर की जगह कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है, तो यहाँ सबसाइड होने लगती है। या ऐसे समझो कि जब यहाँ से ऊपर उठा देन इट बिकम्स अ वैक्यूम हियर, खाली जगह बनी, तो खाली जगह पे यहां से ये जगह आके ले लेती है ओशियन की साइड से, बिकॉज ये क्या है, हैवी एयर है, हैवी एयर ऊपर से सबसाइड हो रही है, तो क्या करती है यहाँ पे तो कोल्डर टेम्परेचर होता है ना, वार्मर नहीं होता है उतना, मतलब कि जितना यहाँ पे टेम्परेचर हाई था वो यहाँ एयर का नहीं होता, तो ये आके ऐसे आ जाती है, तो यहाँ का मॉडरेटिंग नॉर्मल फिर टेम्परेचर करता था, तो जैसे ही गर्म हुआ फिर ऊपर गया, यहाँ से दूसरी हवा ने रिप्लेस कर दिया, तो फिर यहाँ पे ठंडक हो गई, तो दिस इज सो कॉल्ड मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी बाई सी ब्रीज। तो सी ब्रीज मीन सी की तरफ से हवा आएगी लैंड की तरफ से। सिमिलरली उल्टा लैंड ब्रीज अगर होता है तो लैंड की तरफ से आप देख सकते हो, ये कब होगा, नाइट में होगा। नाइट में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ठंडक हो जाएगी और यहाँ पे गर्म होगा, तो फिर गर्म गर्म से हवा उठेगी तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? एयर मास का मतलब होता है कि बड़ा पोर्शन ऑफ मास, बहुत हैवी, जहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी हो एयर की, ठीक है? जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिकल जो टेम्परेट रीजन में होता है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, उनसे फिर फ्रंट्स बनते हैं। दिस इज द ये फ्रंटोजेनेसिस। जेनेसिस हमने आपको वर्ड बताया था, wherever you see this word genesis, that means to produce something, lysis means तोड़ना, है ना? तो जेनेसिस, तो ये फ्रंटल जनरेशन होता है, फिर से टेम्परेट साइक्लोन बनते, वी विल सी इट। अभी तो नहीं, अभी मतलब नहीं है, डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी, ये अभी स्किप कर दो, लेवल 2 में आएगा, वहां पे अच्छे से दे रखा है, यहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आएगा, ठीक है? ये साइक्लोन भी अभी आप स्किप करो, यू कैन स्किप इट, कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है? बस साइक्लोन के बारे में बता दिया, तो वो अभी आप देख लो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली दैट इज रिलेटेड टू दिस फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है? फ्रंटोजेनेसिस होता है उससे, तो वो फ्रंटल अभी हम नहीं आपको समझा रहे, कुछ रीजन है, लेवल 2 में अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे आपको डिटेल में, ठीक है? नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस। फर्स्ट थिंग कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम ट्रॉपिकल क्यों है, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग एट ओवर ओशियन। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटिंग इज इंपॉर्टेंट, कि ओरिजिन उनका कहां हो रहा है, ठीक है? एंड मूव ओवर द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट दिस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, दिस इन दैट, ठीक है? अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं, अगर आपको मैप पे मार्क करना तो मैप पे मार्क करने जाना पड़ेगा। सपोज दिस इज अफ्रीका, ठीक है? आपको ये मार्क करना पड़ेगा ऐसे करके जाके, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक? तो उनको क्या बोला जाता है इन साइक्लोन्स को? दे आर जनरली नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन अगर यहाँ पे है इंडियन ओशियन, तो यहाँ पे तो साइक्लोन बोलते हैं। हरिकेन्स बोलते हैं कहाँ पे? अटलांटिक में,
अगर यही मूव, देखो मैंने बोला था ट्रॉपिकल रीजन में तो जनरेट होते हैं, अब ये मूव कहीं भी कर जाए, ठीक है, तो अलग अलग जगह नाम दिया गया है इनको। दे आर टर्म्ड एज हरिकेन्स इन द अटलांटिक टाइफून्स, अटलांटिक ओशियन, टाइफून्स इन वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक मींस नाम लग रहा है जापानीज नाम। वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ हुआ, वेस्टर्न पैसिफिक क्या हुआ, जरा मैप पे बताओ कोई, ये हुआ यहाँ पे या ये हुआ? लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक। अगर मैप पे इसको जोड़ दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना यहाँ पे चिपक के, तो अब इसको बांटो, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट ना, तो ईस्टर्न साइड में जो मैप पे दिखा रहा है जो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे अलास्का, अलास्का के नीचे, दैट इज वेस्टर्न पैसिफिक। समझ में आ रहा है? मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में था तब मुझे ये कंफ्यूजन होता था, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू एज वेल कि अंडरस्टैंड व्हाट इज वेस्टर्न पैसिफिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, गूगल कर लेना वरना समझ में नहीं आया। विली विली कहाँ पे बोलते हो? ऑस्ट्रेलिया के साइड पे, ठीक है। तो ये टाइफून चाइना और ये सब साउथ चाइना, मतलब कि जापान अपन साइड बोला जाता है, सेम चीज की अलग अलग नाम है ना। ट्रॉपिकल, अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, मतलब कि ओशियन पे ही बनते हैं। और इनकी कंडीशंस क्या आती हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस सी बात है, दे नीड लार्ज सी सरफेस। अब इसको गर्म भी होना चाहिए, है ना, तो टेम्परेचर मस्ट बी हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस थिंग जनरली आर, these things generally are asked in mains. So first of all, note down all these conditions. 27 degree centigrade, presence of Coriolis force. Why this is force is necessary? Otherwise तो वो ऐसा ही ऐसा रहेगा, वो घूमेगा नहीं, है ना, just because of this Coriolis force ये रोटेट करने लगता है। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड। सपोज अगर वर्टिकल विंड जाने लगी तो फिर अपनी जगह पे हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमेगा नहीं, है ना, तो वेरिएशन ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल हल्का, वो हॉरिजॉन्टली पे ऐसे घूमे, फिर ये बढ़ता हुआ आगे ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट स्मॉल वेरिएशन, हाई वेरिएशन नहीं, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लो प्रेशर एरिया का एक सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि वीक लो प्रेशर होना, हमें पता है जो साइक्लोन इज द लो प्रेशर सेंटर सिस्टम। अब ये क्या है, अपर डाइवर्जेंस एबव सी लेवल सिस्टम, ऐसे समझ लो कि मतलब कि अपर डाइवर्जेंस मतलब कि तो लोअर लेवल पे कन्वर्जेंस होना चाहिए, तो वी नो दिस एट द लो प्रेशर दिस इज कन्वर्जेंस ओनली, है ना। तो अगर इसको ऊपर चले जाओगे आसमान में तो क्या होगा, डाइवर्जेंस जाएगा ना, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये अर्थ है, दिस इज लो प्रेशर, है ना, तो लो प्रेशर से हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाके क्या होगा, ये डाइवर्ज होती है ना चारों तरफ, तो ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रही, चारों तरफ डाइवर्ज हो रही होगी, समझ रहे हो ना। सो द सेम थिंग इफ एट द ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल इट इज कन्वर्जेंस, तो अपर लेवल पे अपर डाइवर्जेंस हो रहा होगा, है ना, ऐसे समझ लो बस, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ साइक्लोन। तो ऐसे होता है कि लो प्रेशर देखो ये है, यहाँ पे सारी मिल रही है, घूमने लगा, ठीक है, तो कन्वर्जेंस हो रहा ना, अपर डाइवर्जेंस होगा, तो ऐसे ऐसे फिर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऐसे देखो डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, फिर ठंडी होकर सबसाइड करने लगती है एयर, वार्म एयर जो कूल डाउन हो जाती है, देन जो ट्रोपोपॉज से होके बड़े लेवल का साइक्लोन बता रहा हूँ, देन इट गेट्स सबसाइडेड एयर। तो यहाँ पे सबसाइड होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेरेटिवली डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि पानी वानी बरस रहा है, ठीक है। ये जो अब ये देखो रेन के वेंट्स निकल रहे होते हैं, यहाँ से पानी वानी बरसता है, क्योंकि साइक्लोन ऐसे ऐसे जा रहा है, ये सब जा रहा है। और इस जगह को बोलते हो जो जो काम होती है थोड़ा, ठीक है, उसको बोलते हो आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब ये समझ लो, यहाँ से ये ऐसे ऐसे हवा घूमना शुरू हुई तो फिर ऊपर उड़ने लगती है, कहाँ चला जाता है। सो दिस इज हाउ दिस एयर इज मूविंग। और फिर यहाँ पे देखो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होगी तो यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा, है ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड टाइप के बनेंगे। लेकिन कुछ नीचे की तरफ यहाँ भी सबसाइड होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल होता है और ये थोड़ा काम होता है, काम एरिया होता है, ठीक है। तो इसको आई बोला जाता है, आई, ठीक है। जनरली व्हाट हैपेंस इज कि अगर साइक्लोन आया है तो लोग क्या होते हैं कि आंधी आई आंधी आई आंधी आई, ठीक है, तो साइक्लोन इज कमिंग, साइक्लोन का एक एरिया तो निकल गया, ठीक है, तो घर के अंदर थे लोग, फिर सोचते चलो अब तो ये काम चीज आ गई, तो मतलब कि चलो ठीक है, एंड पीपल कम आउटसाइड। तो व्हाट हैपेंस इज कि साइक्लोन ऐसा नहीं है कि छोटी सी जगह में फैलता है, साइक्लोन इतनी बड़ी जगह से मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है।
तो जब ये चीज गई, लोग घर से बाहर आ गए, बोले चलो तो काम एरिया हो गया, सब कुछ चला गया। बट अगेन दिस, आफ्टर दिस आई अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ साइक्लोन कम, देन दीज पीपल गेट किल्ड। तो whenever cyclone gets nullified completely by nature, don't come outside। यही एक प्रॉब्लम है जो कोस्टल एरिया में ये सब हो जाता है और बहुत सारी डेथ्स होती हैं। थंडर स्टॉर्म, टोर्नाडोज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यू विल हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, टोर्नाडो क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्पाइरलिंग विंड्स ऐसे ऐसे होती है, वो टोर्नाडो वगैरह होती है। ये वाटर ओवर द सी कॉल्ड वाटर स्प्राउट, मतलब ऐसे समझ लो, आपने कभी खेतों में देखा होगा, यू माइट हैव सीन इन द फील्ड्स, एयर का ऐसे ऐसे कुछ भूत जैसा घूम रहा होता है ना, आपको तो ओ ये क्या है, और गांव में चलता रहता है कि अरे ये क्या होगा, कुर्सियों को उड़ा लिया इसने, है ना, कुछ भी उड़ रहा है इससे। तो अगर यही अगर इसको ओशन पे कराओगे ना, तो एक वाटर भी ऐसे ऊपर जाने लगता है, दिस इज सो कॉल्ड वाटर स्प्राउट। इसको जरा गूगल करके जरा देखना तो आपको समझ में आएगा। तो वही होता है टोर्नाडो, थंडरस्टॉर्म तो आप जानते ही हो, करेक्ट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दीज आर द सम क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट। Now, moving, moving forward to next chapter. What is this next chapter? We have seen till tornado. Correct. We have seen till tornado. Now, what is the next chapter? This is water in the atmosphere. बहुत कुछ हम डीप में पढ़ चुके हैं, सारा लगभग ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आप इसी किताब से कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट ऑल द ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स व्हाट कम्स इन योर एग्जाम, ठीक है, फ्रॉम दिस बुक ओनली। Okay, so now let us start with the chapter water in the atmosphere. This is the chapter which will be having a so many concepts from the 12th class. Okay, so let us move with the greater speed. ठीक है, देखो एटमॉस्फेयर में एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होती है, ठीक है, 0 to 4% के आसपास बाई वॉल्यूम होता है। अब वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स। कौन कौन सा, गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में। लिक्विड मींस पानी, है ना, सॉलिड मींस आइस, गैस मींस वाटर वेपर, ठीक है। अब ये मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में पहुंचता कैसे है वाटर बॉडी से, तो एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, मींस हवा में पानी जा रहा है जो भाप बन के, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। और वो क्या होता है, वाटर बॉडी से होता है। सेकंड इज फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, थ्रू ट्रांसपरेशन। ये इवेपोरेशन होता है क्या है, आपने कपड़ा सुखाया है, सपोज दिस इज अ टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट कैसे बनती है, ठीक है, दिस इज द टी शर्ट, माय बर्थडे नेम, अच्छा 11 देखो चैप्टर नंबर भी है। सो अब इसको आपने कपड़े पे सुखाया, कपड़े पे मीन्स जो रस्सी पे आप सुखाते हो, छत पे सुखाते हो, ठीक है। सो अब ये तो गीला था, तो फिर थोड़ी देर बाद सूख जाता है, सूख गया तो उसका वाटर कहाँ गया, कहाँ गया, वेयर हैज दिस वाटर गोन, तो ये गया है एटमॉस्फेयर में, दिस इज सो कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। अब प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जो पत्तियों से अपने खाना बनाते हैं, फिर वो वाटर का प्रोडक्ट निकालते हैं, वाटर यहाँ से नीचे जा रहा है, ये लेते हैं, हरे भरे हैं, ये भी पानी देते हैं, इसको एक प्रोसेस होता है ट्रांसपरेशन। कैसे खाना बनता है, क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज एंड ऑल, वो सब डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, वो अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो दिस प्रोसेस इज सो कॉल्ड ट्रांसपरेशन। थ्रू दिस प्रोसेस एज वेल द वाटर मॉइस्चर गोज टू द एटमॉस्फेयर, ओके। अब इस क्या होता है, जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, इसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसको क्या है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, अब थोड़ा सा समझना है इसमें, थोड़ा ना ऐसे परेशान नहीं होना कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट वैसे हैं, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं अपना, है ना। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, आप ऐसे समझो, एयर में द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आप ऐसे समझो कि ये कुछ एयर है, एयर का है मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा समझ लो, होगा तो इतना छोटू सा, बट मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें वाटर वेपर मतलब कि एयर कितना आ सकता है, दैट इज इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सर आप अच्छा नहीं लिखते हो, राइटिंग अच्छा लिखते हैं, चलो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, करेक्ट। सो इसमें जितना पानी भर सकता है, एक पाउच समझो, ओके, दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। अगर इसको मैंने गर्म किया, इसको टेम्परेचर ज्यादा दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा शेप इसका, थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमने बताया एक्सपैंड होती है एयर, ये एयर मानो इतना एयर का पाउच टाइप का है। तो देखो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है,
कहाँ था, हाँ, इसमें एबिलिटी टू एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली इट्स टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उससे साइज उसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला, एक टेम्परेचर लिया T 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका साइज देखा क्या इतना है। अब मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरी एयर को लिया, सेम चीज का था ये, है ना। अब इसमें तो जो था वो तो जो इसकी ह्यूमिडिटी थी वो सपोज लेवल है 100। अब इसमें कितना है, इतना है केवल मॉइस्चर, ये 50 आ रहा है। तो ये 50 क्या है, इफ यू कंपेयर दिस देन दिस 50 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100 है अगर, तो उसके रेफरेंस में केवल 50 है, तो 50 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दिस, ठीक है इसकी। लेकिन जबकि हो सकती थी मैक्सिमम इतनी, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है क्योंकि मैं साइज सेम रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर साइज इसका हो जाता, कंपेरिजन का चांस ही नहीं बना, है ना। दो लड़के हैं, एक 5 साल का है, दूसरा 5 साल का, देन ओनली वी कैन कंपेयर द हाइट, है ना। एक 5 साल का है, एक 20 साल का है। अब बोलो हाइट कंपेयर करो, देखो इसकी ज्यादा है, नो यू कैन नॉट कंपेयर, ठीक है। आर्टिकल 14 यहाँ पे वायलेट हो रहा है। क्यों? आप यू आर कंपेयरिंग अनलाइक विद लाइक्स, है ना। अनलाइक विद लाइक को ऐसे करो, ये अनलाइक है और आप सोच रहे हो लाइक है, ठीक है। लाइक शुड बी कंपेयर्ड विद लाइक्स, है ना। आर्टिकल इक्वलिटी आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, ठीक है। सो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया, है ना। लेकिन अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर कर दिया तो ये मॉइस्चर कंटेन की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक। अब ये क्या है, जो एयर होती है इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इट इज ग्रेटर ओवर द ओशियंस एंड लीस्ट ओवर द कंटिनेंट्स। रीजन समझ में आ रहा है? वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है ओशियन के ऊपर, रिलेटिव अगर देखा जाए तो वैसे, है ना। तो ओशियन के ऊपर क्योंकि वाटर ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो बस वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एयर होती है ओशियंस के ऊपर वो ज्यादा होती है। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू दिस, ठीक है। जब क्या होता है, जिसकी जो जितनी कैपेसिटी होती है जो पाउच की, एयर के पाउच की, अगर पूरी हो गई, अगर पूरा भर गया उसमें, तो उसको बोला जाता है दैट एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। ओके, मींस नाउ at any given temperature it is not capable of holding any additional amount of moisture at that stage। मतलब अब उसका भर गया है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है उस टेम्परेचर पे वो सैचुरेट हो गया। और ऐसे टेम्परेचर पे जब वो सैचुरेशन लेवल आ जाए, दैट टेम्परेचर इज कंसीडर्ड एज ड्यू पॉइंट ऑफ दैट सैंपल। मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब उसकी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी ड्यू पॉइंट पे, मतलब कि वो इसके बराबर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि एक एयर का सैंपल ये है और एक एयर का सैंपल कुछ था ये। अब ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए और इसकी कैपेसिटी इतनी हो सकती थी, तो इसी के बराबर आ गया। तो जिस टेम्परेचर पे वो पहुंच सके, ठीक है, तो वो है मतलब कि बलून टाइप का मानो, बलून को फुलाते जाते हो, नाउ इन्फ्लेटेड बलून बिकम्स दिस। अब इसके अलावा ज्यादा फिर उसमें ऐसे करोगे ना इन्फ्लेटिंग, तो फिर वो फट जाएगा, है ना, इट विल ब्लास्ट। दैट इज द, उसमें जो प्रेशर होता है तो वो ड्यू टाइप का हो गया। तो द सिमिलर कंसेप्ट इज फॉर air, that is so called dew point. Dew point is that temperature at which the air gets saturated, and the saturated air means it cannot withstand, it cannot hold any additional amount of moisture। उसमें पानी और नहीं भर सकता, फैलने लगेगा, फट जाएगा, बरसात हो जाएगी। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन हुआ, पानी गया, अब ये पानी के साथ एयर में जो जो होता है ना, अब यहाँ पे मैंने बताया था डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। नाउ दिस मॉइस्चर गेट्स एक्यूमुलेटेड अराउंड दिस डस्ट पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक, बताया था न्यूक्लियाई, आगे आपने पढ़ा होगा हाइग्रोस्कोपिक। सर आप अच्छा नहीं लिखते हो, हमें लिखने का मन करता है, कोई कमेंट तो आप डिजाइन बना दे, तो साफ साफ लिखा करो हाइग्रो, अरे यार वेट, नाउ सी दीज आर टर्म्ड एज हाइग्रो, है ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इनके चारों तरफ क्या होता है, वो मॉइस्चर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, इकट्ठा होता है, फिर आपस में मिलके एक बड़ा सा और ऐसे बन जाता है वाटर, फिर वो एक बूंद टाइप की बन जाती है और फिर वो बरसने लगती है, दैट इज सो कॉल्ड रेनफॉल। तो वो जो ऐसे जो कंडेंसेशन हो रहा है ये, ठीक है, इकट्ठा होके कूलिंग डाउन होके वो वाटर गिरने लगता है नीचे। अगर और हीट होती है इसमें तो और ऊपर उड़ता जाता है ये बादल बन के, लेकिन अब ये ठंडा हो गया और फिर
क्या हो गया, ड्यू पॉइंट आ गया, मींस नाउ दे कैन नॉट विदस्टैंड एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर मॉइस्चर, तो फिर उसके बाद वो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो इवेपोरेशन हुआ, देन आफ्टर इट हैपेंस कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन इज प्रोसेस बाय व्हिच ट्रांसफॉर्म लिक्विड गैसेस, तो लिक्विड जो वाटर था दैट बिकम्स गैसियस स्टेट, मींस वाटर जो वेपर बन गया तो हो गया इवेपोरेशन। अब हीट इज द मेन कॉज ऑफ फॉर इवेपोरेशन, हीट मिलती है तब तो वो भाप बनने लगता है, स्टीम टाइप का। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रिफर्ड टू अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कोई मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है। नाउ द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, ठीक है। एक और समझो, अगर कहीं पे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है एयर का, ठीक है, वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इतना याद रख लो, ठीक है। ये पॉइंट बस देख लो, एक सीडीएस में शायद क्वेश्चन आया था इस पे, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट दैट ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, बस, ठीक है। कुछ भी होता होगा वहां पे मूवमेंट करने से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता होगा, फ्रिक्शन होता होगा टेम्परेचर, सो it is the fact. Now again point is the transformation of water vapor into water is called condensation, mean reverse of evaporation, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ हीट होता है, लॉस ऑफ हीट, बिकॉज अगर उसके अंदर और हीट रहती तो फिर और उड़ता चला जाता ना, इवेपोरेशन होता, बट द हीट इज गॉन, सो कूलिंग डाउन हुई, दैट मीन्स लॉस ऑफ हीट हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, कूलिंग डाउन हुआ, इट मे रीच एट ए लेवल वेयर इट इज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर सीजेस, ठीक है। तो बस वही होगा, कंडेंसेशन हो गया और उसमें वाटर जा नहीं सकता। अब क्या होता है, जैसे लिक्विड है, गैसियस फॉर्म है, ठीक है, इसमें जाएगा, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म होता है। जनरली ये होता है कि लिक्विड से पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर सॉलिड। अगर डायरेक्टली लिक्विड टू सॉलिड हो जाए, सॉरी वेट अ मिनट, सब्लिमेशन समझा रहा था ना मैं आपको, ठीक है, ये समझो, वो तो हमने देख लिया, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन समझो। अगर क्या हो कि देखो लिक्विड से हमारा वाटर हो रहा है ना, जैसे स्टीम था, जो वाटर वेपर था उससे तो हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड से वाटर वेपर बनना, तो गैस और लिक्विड में चेंज हो रहा है। देन द एक्सेस water vapor condenses into liquid form. If it is directly condenses into solid form, then it is known as sublimation. देखो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स होती है मैटर की, तो जनरली ऐसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर आइस है, आइस विल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू वाटर, देन इट विल बिकम वाटर वेपर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, तो दिस प्रोसेस इज सो कॉल्ड सब्लिमेशन, not necessarily for water only. If it happens to be, suppose camphor, kapoor आपने सुना है? This question has been asked in UPSC so many times in many PCS. Camphor, कपूर, श्रद्धा कपूर, है ना। सो दिस इज समथिंग, ये अलग कपूर है जो पूजा वाला होता है। कपूर जो होता है, कैम्फर होता है, इसको अगर आपने रखा छोड़ दिया, इट विल बिकम वेपर, उड़ जाएगा थोड़े दिनों बाद। कोई लिक्विड तो आपको मिला नहीं ना कहीं रात को देखने गए, तो दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। आपने ओडोनिल देखा है, ओडोनिल, ओडोनिल, ओडोनिल को अगर आपको डिब्बे को खोल के देखो तो ऐसे ऐसे, जैसे मेरे पास अभी ओडोनिल नीम है ना, जो वॉशरूम में लगाते हैं अपन, तो मैं डेली, मैंने देखा है 10 दिन के अंदर वो दो खत्म हो जा रही, कहाँ जा रही है, बेकार है, घटिया था, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था। सो व्हाट हैपेंस इज, इसके अंदर आप देखोगे पाउच होता है, उसमें कुछ सॉलिड सी बार होती है, थोड़े दिनों बाद देखोगे आप ऐसी छोटी सी रह जाएगी ये, ऐसे गायब। तो दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस ओनली, है ना, लिक्विड तो बन नहीं रहा ना कुछ, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जा रहा है ना। चलो, अब ड्यू पॉइंट की बात कर रहे थे, देखो सब्लिमेशन और ये सब हम देखो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन सब देख चुके, ठीक है। और इसमें क्या था पॉइंट, एक मिनट बताने को, चलो मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, पूरा देख लें, इसमें बताने लायक क्या है, एक लाइन में समझा देते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो क्या होता है, एयर का मूवमेंट ऊपर हुआ, ये एयर जा रही है ना, अब ये गर्म जा रही है, लेकिन एक पॉइंट तक व्हेन इट इज एट greater height, then they cannot hold this amount of water and they mix up and ये बड़े बड़े ऐसे क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। अब क्लाउड बन जाते हैं तब इनकी मान लो जब ड्यू पॉइंट आ गया, अब इनके पास और मिक्स नहीं हो सकता वाटर, और ये ठंडे हो गए और ऊपर जा नहीं सकते, फिर इनको बरसना पड़ेगा, हाई प्रेशर जोन में जाके बरस जाते हैं, ठीक है, बरस गए
तो क्यों हुआ? क्योंकि उनका टेम्परेचर डाउन हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ। अब टेम्परेचर अगर डाउन कैसे भी हो गया तब तो पानी बरस सकता है, ठीक है। तो वही है, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर उनकी जो साइज होता है वो कम हो जाता है और वैसे भी भारी हो जाते हैं, तो वो दे कैन नॉट होल्ड दैट मच ऑफ वाटर नाउ। तो वही सब इसमें कहानी बताई जा रही है, जरा सुनो। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन। तो मतलब कूलिंग हो रही किसके अराउंड? दैट वाटर इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड अराउंड दिस हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, है ना, पार्टिकल ऑफ डस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनसे कंडेंसेशन हो जाता है, दे एब्जॉर्ब वाटर। Condensation also takes place when the moist air comes in the contact with some colder object, and it may also take place when the temperature is close to the dew point. समझ में आ रहा है? ड्यू पॉइंट का मतलब ये है कि ड्यू पॉइंट वो कहता है जब एयर हो जाती है सैचुरेट, क्योंकि एयर का सैचुरेशन का मतलब उसका साइज कम होने लगता है, वो एक्सपेंशन कम हो जाता है, वो कंडेंसेशन होने लगता है, चिपकने लगती है आपस में, और जगह कम बचती है, पानी बाहर फैलने लगता है और रेनफॉल होने लगता है। बस इतना समझो, है ना। तो अगर मेरी एयर जो है उसको बहुत ठंडक वाली जगह मिली, ठीक है, और उसके कांटेक्ट में आया, उसका टेम्परेचर हो गया कम, बिकॉज दिस प्लेस वाज सो कोल्ड। सपोज एक सरफेस था दैट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, तो वहां पे आया एयर और क्या हुआ, उसको ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया। तो ड्यू पॉइंट का जैसे ही पहुंचा तो याद रखो अब तो बारिश होनी है, सैचुरेट हो गई है, अब वो उससे पानी गिर जाएगा, ठीक है, पानी गिर जाएगा, उससे क्या होगा, दैट वाटर, दैट मॉइस्चर विल कम आउट, करेक्ट। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ड्यू पॉइंट पे पहुंचना जरूरी है। द एयर मस्ट रीच एट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया तो कंडेंसेशन होना है। कंडेंसेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी बरसना, ओस गिरना जिसको बोलते हो, या ड्यूज, स्नो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सो वी विल हैव टू फोकस एट दिस पॉइंट, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मींस सैचुरेशन आ गया, अब उसको अब कोई नहीं रोक सकता, वो बरसेगा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो टेम्परेचर उस पर पहुंचना कैसे हो सकता है, या तो वो उड़ते उड़ते अपनी हीट लॉस कर दे ऊपर जाके। सेकेंड थिंग इज इट मे कम इन द क्लोज विसिनिटी, इन द क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एनी सरफेस जो ज्यादा कोल्डर हो, वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक सपोज कोक है, ठीक है, बहुत सारी शुगर होती है, इसको पीने का नहीं होता है, वो ज्यादा ना पिया करो। सो दिस इज नॉट गुड, बता दे रहा हूँ, फैक्ट बता दे रहा हूँ। जैसे कोका कोला है, कोका कोला अपने फादर वगैरह और मदर वगैरह को तो सबको ही मना कर देना, ये सब नहीं पीना है यार। यंग अगर बहुत एक्सरसाइज करते हो देन यू कैन टेक इट। कोका कोला, कोका कोला जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में बता दे रहा हूँ ज्ञान की चीज, और इंडिया है, ठीक है। सिंगापुर में बहुत ज्यादा चीजें बैंड है, जैसे स्टारबक्स, मैंने कहीं से एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहा था स्टारबक्स है, जैसे स्टारबक्स की कॉफी में अगर जो इंडिया में जाओगे, दिल्ली पे कनॉट प्लेस में जाओगे, देन यू विल गेट उसमें लगभग 70 ग्राम शुगर है, मीन्स 15 टीस्पून के आसपास, है ना। एक लार्ज जो होता है ना, जिसपे नाम लिख देता, मेरा नाम है भाई XYZ, ठीक। सो भाई वहां पे देखो क्या होता है कि 70 ग्राम है, लेकिन सिंगापुर में इतने हैं, वहां पे जैसे आपको कोडिंग दी जाती है ABCD, मैंने एक वीडियो में देखा था, वहां पे ये बता रहा था एक लेक्चर में कि ABCD दी जाती है, मतलब उसमें साफ साफ लिखा रहता है इफ इट इज डी मीन्स ये वर्स्ट है, इसको पीने का ही नहीं है, बैंड है। लेकिन स्टारबक्स में वहां पे ज्यादा देखोगे जाके तो सारे के सारे वो A और B ग्रेड के मिलेंगे, जिसमें बहुत नील शुगर होती है ना। इंडिया में डी को भी क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 10 ग्राम शुगर होगी तब वो बिकता है वहां। सिमिलरली यहाँ पे तो कोई रेगुलेशन है नहीं, स्टारबक्स के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। सिमिलरली इन कोका कोला, सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में जितना अलाउड है, तो सिंगापुर की कोका कोला और इंडिया की कोका कोला में जमीन आसमान का अंतर है। इफ द कोका कोला इन सिंगापुर इज कंटेनिंग 10 grams of sugar, then the similar can in India will be having 70 grams of sugar, because there are no regulation in India। पी रहे हैं, आपको लगता है कोक है, बट कोक इन कोका कोला, कोका कोला कंपनी विल बी डूइंग दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, राइट। तो दे आर नॉट बीइंग अलाउड कि आप कुछ भी बेचोगे यहाँ पे, वहां पे रोक देंगे, भगा देंगे। इंडिया में तो देते रहो देते रहो, है ना, कुछ भी चलता है, बिकॉज हमारे एक्टर लोग ऐसा इसको अप्रिशिएट करते हैं। इट कंटेन्स अ हेल लॉट ऑफ शुगर यार। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इफ यू आर सो सिंसियर अबाउट योर पेरेंट्स देन जस्ट डू थिंग, अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, शुगर एंड आइसक्रीम्स टू योर पेरेंट्स। don't mind that I am restricting your food habits just because being a teacher here, no। अगर आप इनके बारे में थोड़ा भी हेल्थ कॉन्शियस हो और थोड़ी भी जानकारी रखते हो, these are not good for the people which are 40 plus or 50 plus, don't do it, है ना। I am regretting because there are some things
जो मुझे पता है, मेरी फैमिली पता है, माई मदर एंड फादर बोथ है हाई शुगर, तो दीज थिंग्स आई जनरली नो, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि आपको भी मैं वही बता रहा हूँ, अगर ये समझो 2 मिनट में तो डोंट डू दीज थिंग्स, ओके। कहाँ पे यार आ गए सर, आप डॉक्टर क्यों बन जाते हो यार, भावनाओं में बहके आप चीजें बताओ यार, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पढ़ाओ मेरे को। चलो, कहाँ पे थे भाई? हाँ, कोल्डर ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के वी नीड टू सी कैसे भी ड्यू पॉइंट अपने को लाना है ना, तो फिर उससे कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ये ड्यू पॉइंट जरूरी नहीं है कि ड्यू पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर लाना है जिसपे सेचुरेशन हो जाए। अब जरूरी थोड़ा ना 0 डिग्री पे होगा, है ना। तो इफ ड्यू पॉइंट इज बिलो 0 डिग्री, देन मीन्स द कंडेंसेशन विल बी एज, वो जम के होगा। जैसे, अच्छा मैं क्या बता रहा था यार, कोका कोला क्यों बताने वाला था, हाँ कोका कोला इसलिए बताने वाला था, सपोज दिस इज वाटर, दिस इज कोका कोला, जब आप लेके आते हो फ्रिज से लेके आते हो, दिस इज द कोल्डर ऑब्जेक्ट, इसके जो सरफेस है कोल्डर है। आपने थोड़ी देर बाद देखा होगा इस पे थोड़ा एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, मॉइस्चर के पार्टिकल्स, जबकि वो बाहर अंदर से नहीं निकल रहे हैं, बाहर से जो एयर है ना उसका कंडेंसेशन इस पे हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो फिर उसको आप टच करके देखते हो, अरे गीला हो गया, बैग में रख के ले जाते हो ठंडी, लेकिन देखते हो बैग गीला हो गया, कॉपीज गीली हो गई ना, तो दिस इज वाई कि कंडेंसेशन वहां का जो मॉइस्चर था उसने वो कैच कर लिया है ना, क्योंकि ये वो मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आया और ये ड्यू पॉइंट हो गया उसका, वो एयर सेचुरेट हो गया उसके पार्टिकल्स, और वो पानी को यहाँ पे अपना निकाल दिया, ठीक है, बेकार हो गया इसका, वो वाटर मॉइस्चर केम आउट ऑफ दोस एयर मॉलिक्यूल्स। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर यही चीज ड्यू पॉइंट है किसी भी एयर का, पर्टिकुलर एयर का, ठीक है, वो 0 डिग्री से कम पे सेचुरेट हुई है, तो जो वाटर मॉइस्चर कम जो बाहर आएगा उस एयर से, वो तो स्नोफॉल हो जाएगा ना, है ना। अगर ग्रेटर देन एबव है, 0 डिग्री है, तो रेनफॉल होगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे मॉइस्चर यहाँ पे था और ये ट्रोपोपॉज पे आप खड़े हो, ट्रोपोपॉज मतलब वहां पे टेम्परेचर -50 के आसपास होता है, बहुत बहुत कम होता है, भूल गया पहले आया था, है ना, -40 के आसपास होता है अगर इक्वेटर के आसपास देखोगे। अब यहाँ पे ये एयर सेचुरेट हो रही है, इसका ड्यू पॉइंट आ रहा है, ड्यू पॉइंट का मतलब सेचुरेट हो गया, एक टेम्परेचर उसको मिल गया। अब वो टेम्परेचर देखा, वो -45 डिग्री पे उसका ड्यू पॉइंट आया, तो अब इससे जो एयर के से बाहर मॉइस्चर निकलेगा, तो वो तो -45 पे तो जम जाएगा ना, इट विल फ्रीज, बिकॉज द जो जो आइस फॉर्मेशन है, स्नो फॉर्मेशन होता है, वो तो 0 डिग्री पे हो जाता है, तो -40 डिग्री है, बहुत कम है ना। तो बस अब वो क्या होगा, ये रेन की तरह नहीं गिरेगा, ये स्नो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये या ये इसको क्या बोलोगे, स्नोफॉल बोलोगे, ओके। सो आई टुक 2 मिनट ब्रेक, वेयर आई वॉज, हाँ कहाँ पे था, ठीक है। तो ये स्नोफॉल होगा आपका अगर वो ड्यू पॉइंट पहुंच गया 0 डिग्री से कम पे, और अगर 0 डिग्री से ज्यादा पे वो ड्यू पॉइंट पहुंच रहा है तो रेनफॉल होगा। ड्यू पॉइंट का मतलब हमेशा 0 डिग्री ना समझना, ड्यू पॉइंट का मतलब होता है जहां पे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, मतलब अब वो पानी और उसमें नहीं रह सकता, ओके, ठीक है। अ, हाँ, तो कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और डीप में जाना, सेकंड लेवल पे जाएंगे, हम समझा देंगे आपको। ये इतना समझ में आ गया आपको, ये कुछ क्या मैं बता रहा था, हाँ ठीक है, हो गया ये। एक तो ये हो गया, और इसमें जो बता रहा था कि कंडेंसेशन कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन द टेम्परेचर, मतलब कि हमने बोल दिया ड्यू पॉइंट से कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। दूसरा क्या है, व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर कम किया उससे भी छोटा हो रहा, वॉल्यूम भी एयर का कम कर दो, है ना, जो वाटर का मॉइस्चर है उस वो भी कम कर दो, ठीक है। व्हेन मॉइस्चर इज एडिड टू द एयर, मतलब कि मॉइस्चर को बढ़ा दो तो भर के निकलने लगेगा पानी। और समझ लो यार, अभी सेकंड लेवल में क्या जाओगे, जैसे ये है, टेम्परेचर कम करो, पानी इतना इसमें भरा था, ठीक है, एयर का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम किया, इसका साइज छोटा हो गया, पानी बाहर निकलने लगा, है ना, वाटर इज कमिंग आउट, रेनफॉल हो गया, हो गया। तो एक तो ऐसे हम करा सकते हैं उसकी जो ड्यू पॉइंट लाने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर कम करके। दूसरा क्या है, उसको इतना बड़ा ही रखो, पानी भी उतना ही रखो, लेकिन मॉइस्चर और ऐड कर दो, मतलब पानी भर दिया फिर भी बाहर निकलने लगा, है ना, तो सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मॉइस्चर को ऐड कर दिया थ्रू इवेपोरेशन, ठीक। तो हाउएवर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, बस इतना याद रख लो, ठीक है। चलो, अब कंडेंसेशन क्या है, वाटर वेपर का जरूरी थोड़ा ना, कंडेंसेशन का मतलब होता है जरूरी थोड़ा ना पानी बरसेगा, इट इज नॉट नेसेसरी देखिए कि हमेशा हेल स्टॉर्म या रेन स्टॉर्म होगा। कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस इन मेनी फॉर्म्स, दैट ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। ड्यू मीन्स होता ओस, ओस की बूंदें होती है ना, जो सर्दियों में आपने देखी होंगी, पत्तों वगैरह पे आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो ड्यू कैसे बनती है,
कंडेंसेशन जब मैंने बताया कि ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर है तो वो क्या होगा, जैसे एक सरफेस है, ये पत्ता है, देयर इज अ लीफ, ओके, इन द विंटर यू माइट हैव सीन दिस शाइनिंग ड्रॉप्स, दीज आर ड्यू ड्रॉप्स, है ना। क्यों? क्योंकि ये ठंडा था पत्ता, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, क्योंकि ये अगर 0 डिग्री से ज्यादा है तो यहाँ पे ड्रॉप रहेगी, अगर यही 0 डिग्री से कम हो जाता तो वो क्या हो जाता, स्नो बन जाता, ठीक है, स्नो बन जाता, क्या स्नो नहीं, एक्चुअली फ्रॉस्ट के फॉर्म में आता, जम जाता, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल एंड ऑल दीज प्लेसेस, ठंडे जगह से अगर कोई हो तो बताना मुझे, कि सर्दियों में देखोगे तो आप उनके जो घरों के ऊपर ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, लेकिन वो ऐसे जम से जाती हैं, है ना, तो दीज आर फ्रॉस्ट। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बस यही इंपॉर्टेंट है, कोल्ड सरफेस पे गिरोगे तो ये फ्रॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉग एंड मिस्ट क्या होता है? फॉग का मतलब होता है कि जैसे जहां पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे डस्ट पार्टिकल्स जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जाता है और एयर है, एयर में मॉइस्चर है, तो डस्ट पार्टिकल के वहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। नाउ इफ द टेम्परेचर इज नियर जीरो, है ना, और द एयर इज जो, चलो इसको पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी वाटर फॉल्स ऑल ऑफ सडन, एकदम से गिरता, कंडेंसेशन टेक प्लेस विद इन इटसेल्फ ऑन फाइनेस्ट पार्टिकल। और देखो एकदम से टेम्परेचर गिरा तो ये जो जो कंडेंसेशन हो रहा है ये फॉग का टाइम ले लेता है, मतलब कि छोटे छोटे जो जो होता है ना, यहाँ पे वो एक तरीके स्नो टाइप की हवा में घूम रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉग हो गया, ठीक है। अब मिस्ट क्या होता है, उसमें मिस्ट में क्या होता है कि इन अर्बन, ये तो मैंने बता दिया, मिस्ट में केवल एक डिफरेंस होता है कि मिस्ट में मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है, बस मिस्ट और फॉग में यही डिफरेंस है, बस इतना याद रख लो कि मिस्ट इक्वल टू फॉग, ओनली डिफरेंस इज व्हेन मिस्ट हैज हाई वाटर वेपर, है ना। अब स्मोक क्या होता है, फॉग स्मोक है प्लस फॉग है, तो इसको मिला के क्या बना दिया, स्मॉग, है ना। तो स्मोक का अगर वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, देन देन इट बिकम्स अ स्मोक, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक वी विल सी इन इन्वायरमेंट, ठीक है। फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट, मतलब मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर है, तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा मिस्ट मींस मॉइस्चर मोर एंड माउंटेन्स की तरफ पाया जाता है, ठीक है। क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होता है, चलो देख लो। क्लाउड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिर्रस क्लाउड्स होता है, क्यूमुलस क्लाउड होता है, स्ट्रेटस, निम्बस। ऐसे ही यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, सिर्रस का मतलब होता है वेरी हाई होता है। क्यूमुलस का मतलब होता है कॉटन वूल की टाइप, इनका गूगल, यहाँ पे तो फोटो जो बनी है इससे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, आप गूगल करके एक बार इनकी फोटो देखना कि क्लाउड्स जो बनते हैं, जैसे सिर्रस मींस बहुत हाई, सिर कहीं पे आ जाए दैट मींस टू हाई, क्यूमुलस मींस क्यूमुलेटिव मींस इकट्ठा होना मींस दिस, कॉटन वूल टाइप का। स्ट्रेटस मींस, स्ट्रेटा मींस होता है लेयर, तो दीज आर टाइप ऑफ लेयर्स ओनली। एंड निम्बस मींस होता है, नींबू कौन खाते हैं, मिडिल क्लास पीपल ड्रिंक नींबू पानी, है ना, तो दिस इज फॉर मिडिल लेवल के जो क्राउड होते हैं, ज्यादा हाई नहीं होते हैं, ब्लैक एंड डार्क ग्रे होते हैं, करेक्ट, समझ में आ गया, ये क्लाउड्स के छोटे मोटे टाइप्स थे, यू कैन रीड इट। चलो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मींस कंडेंसेशन का फॉर्म किस टाइप का, दैट मे बी रेनफॉल, दैट मे बी स्नोफॉल, ये सब कंडेंसेशन का जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं, मींस द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक, क्लियर है। अब तो कुछ नहीं पढ़ना है, चलो आओ इस चैप्टर में दो चीजें और बची हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होता है। रेनफॉल्स का मतलब होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, मींस कन्वेक्शनल वे में ऊपर जा रही हीट, फिर वो ऐसे ऐसे क्लाउड हो रहा है, देन कंडेंसेशन इज हैपनिंग, दैट मींस कंडेंसेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल। orographic rainfall means wherever you see word this word orography, that means something mountain. Now this is the mountain, okay, from here the air is going upwards according to this orography, ठीक है, and here becoming a cloud, ठीक है, क्लाउड बस्ट का ऐसे डायग्राम अपन GS3 में बनाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। नाउ दिस इज सो कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, क्लियर है। साइक्लोनिक रेनफॉल वी हैव सीन इट, कि साइक्लोन से माउंटेन्स ऊपर जाते हैं। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल का जैसे कैसा कैसा वहां पे है फैला हुआ है, देख लो। द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन ऑन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल एक फैक्ट है, बिकॉज बीइंग ग्रेट सोर्सेज ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वाटर है, जो वाटर के ऊपर एयर मास होगा उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, है ना। बिटवीन 35 and 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। इसको जरा समझो, इस फोटो से जो एरो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या है, इक्वेटर था,
और यहाँ पे देखो ईस्टर्लीज आ रही हैं। सपोज दिस इज अफ्रीका, ओके, दिस इज अफ्रीका। नाउ यू सी, यहां से जो जा रही है एयर, है ना, यहां से देखो आ रही है ईस्टर्लीज। अब अफ्रीकन का देखो, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, डोंट सी द ओशियन, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कोस्ट, ईस्टर्न साइड। इसमें कंफ्यूजन होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी फंसा देता है ना। तो यहां से क्या है, जैसे यहाँ तो मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर देखो ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे टकरा रहा है ना। तो ये मॉइस्चर तो लेके आएगा यहाँ पे, पूरा ओशियन से एयर लेके आ रही मॉइस्चर, तो यहाँ पे पानी बरस जाएगा। धीरे 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 यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे पानी कम बरसेगा। इफ यू सी द इंडिया, जो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है, फिर यहाँ पे कुछ फनलिंग इफेक्ट होता है मेघालय वाले चेरापूंजी साइड। तो दिस ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून, और एक तो यहाँ पे अरेबियन सी की ब्रांच होती है, और ये बीओबी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, है ना। सो ये आती है यहां से, जब ऐसे मुड़ जाती है मेघालय वगैरह से टकरा के, ये असम असम से होती है, फिर ऐसे ईस्टवर्ड चलती है, वेस्टवर्ड चलती है, यूपी यूपी में बारिश कराती है। तो सबसे ज्यादा पानी यहाँ बरसेगा, फिर उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम। तो ये क्या है, ईस्ट है ना। ये मैं उससे रिलेट कर रहा हूं, जरूरी नहीं हर जगह ऐसा हो, बिकॉज जहां पे इस रीजन में देखोगे 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री भी बोल सकते हो, बट 30 डिग्री to 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पानी कैसे बरसता है, ईस्ट से ज्यादा बरसता है, और वेस्ट जाते जाते कम हो सकता है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द कॉन्टिनेंट्स ऐसा दिखाया गया है। नॉलेज गेच कर रहे हो ना, या आपको लग रहा है कि बस सर आप तो ऐसी मजाक मजाक में चीजें बता रहे हो। नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी द ग्रेटेस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इफ यू सी द हाई क्वालिटी हाई पेड लेक्चर इन द यूट्यूब या कोई कोर्स में, आपको भी इतना डिटेलिंग में नहीं बताएंगे। वो अपने नोट्स लेके आएंगे और दे विल इग्नोर दिस टाइप ऑफ एनसीईआरटीज, है ना। बोलेंगे हमारे नोट्स से सब है, नहीं आता है यार। अल्टीमेटली यहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, द रेन इज हैवियर, मैंने बता दिया ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। बट बिटवीन 45 एंड, देखो क्या होता है वहां पे, देखो क्या हो, वहां पे वेस्टर्लीज आएगा, वहां पे उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो वहां पे वेस्ट का जो कंटिनेंट होगा, वेस्ट साइड पे ज्यादा मिल रही होगी। क्लियर है ना। वेस्टर्न मार्जिन पे आएगा कंटिनेंट्स के, एंड इट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन इन द नियर एग्जाम, mark my words, this will be coming. Wherever mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side, and it decreases towards leeward side. What do you mean? देखो जैसे कि कोस्ट है, सपोज अफ्रीका, कुछ भी बता दो, दिस इज अफ्रीका। यहाँ पे सपोज माउंटेन्स हैं, ये तो कोस्टल प्लेन हो गए, है ना। प्लेन समझते हो ना, जो जो सैंड वैंड गिरती रहती है ओशियन से, यहाँ पे दीज आर द प्लेन्स। अगर यहाँ पे माउंटेन्स और यहाँ पे देखो ऐसे आ रही है, तो इसको जो बोलेंगे विंडवर्ड साइड बोलेंगे, विंडवर्ड साइड। और यहाँ पे जो रेन शेडो रीजन होता है, इसको बोलते हैं लीवर्ड, लीवर्ड साइड, है ना। जिसको इसको विंडवर्ड साइड, जहां से विंड्स आ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, यहाँ से टकराएगी, है ना, टकराएगी तो फिर यहाँ भी बारिश होगी, ठीक है। कोस्टल प्लेन पे हो गया। ऐसे माउंटेन्स हैं अपने, जो जैसे हिमालय है, हिमालय पे यहाँ पे टकराती है ना, जहां जब वहां पे पानी बरसेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो कोस्टल प्लेन है, अगर कोस्ट पे माउंटेन्स है तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी। दैट इज द सेम थिंग, विंडवर्ड साइड में ज्यादा होगी, एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड द लीवर्ड साइड, ठीक है। क्लियर है। नाउ ये आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीजें। आप थोड़ा देख लेना, हाईएस्ट क्लाउड क्या होगा, सिर्रस होगा, ठीक है। द मॉइस्चर इट्स फुल कैपेसिटी सैचुरेटेड, बच्चों जैसी चीजें यार। अब तो आप कितने प्रो लेवल की बातें कर रहे हो यार, है ना। ये सब आप चुटकियों में मारोगे क्वेश्चन, मेंस बेंस के सारे क्वेश्चन यार यहाँ से डन हो जाएंगे। डरना नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग बहुत क्वालिटी की चीजें पढ़ो, डरना नहीं है। नाउ वी विल सी दिस वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। अब तो सिंपल चैप्टर आ गए, बस हम 2 लेक्चर में इसको, 3 लेक्चर में इस किताब को खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, दिस इंपॉर्टेंट, दिस बुक इज सो इंपॉर्टेंट दैट इन द एग्जाम, इन एनी एग्जाम, any civil services exam, you will find at least 8 to 10 marks from this single book. Okay, chaliye, have a nice day.